मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी ठंड लगती है। आखिर कब तक यूं इस तरह ठंड में तड़पती रहूंगी? क्या तुम्हें मुझ पर जरा भी तरस नहीं आता? शादी करके तुम मुझे इसलिए लेकर आए थे ताकि मैं ऐसे ठंड में तड़पती रहूं? सुमन, मैं तुम्हारी हालत समझता हूँ। जो तुम्हारी हालत है वही घर में बाकी सबकी भी हालत है। अगर ऐसा है तो आप लोग कुछ करते क्यों नहीं हो? कब तक हमें इस ठंड में यूं इस तरह गुजारा करना होगा? इस रजाई में अब मेरा गुजारा नहीं हो सकता। या तो आप मेरे लिए रजाई लेकर आइए या तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। आखिरकार क्यों घर में रजाई होकर भी सुमन अपने पति सुनील से रजाई लाने के लिए लड़ रही थी। रजाई होकर भी इस कड़कड़ाती ठंड में क्यों कांप रही थी? आइए इसके पीछे की कहानी को जानने के लिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। बड़ी ठंड है माँ जी, जल्दी से गृह प्रवेश करिए ना। आज तो मेरी सुहाग रात है, मस्त आराम से कमरे में जाऊंगी और रजाई ओढ़कर सोऊंगी। पूरा परिवार मिलकर अपने घर की नई और छोटी बहू का गृह प्रवेश करते हैं। सुमन जैसे ही अपने गरीब ससुराल में आती है तो देखती है कि उसके ससुराल में सिर्फ 2 ही कमरे हैं, जिसमें से एक कमरा उसका और सुनील का होता है और एक कमरे में सुमन के ससुराल वालों का होता है। ये क्या, हमारे कमरे में तो बस ये एक 4 पाई है और 2 तकिए। रजाई कहाँ है हमारी? मेरी तो ठंड से कपकपी छूट रही है। सुमन वो क्या? सुनील जल्दी बोलो, मुझे बहुत ठंड लग रही है। मेरे लिए रजाई लेकर आओ। सुमन, हमारे घर में बस एक ही रजाई है जिसे घर के बाकी सदस्य उस कमरे में ओढ़कर सोते हैं। तुम्हारे आने से पहले मैं भी उस एक रजाई में सबके साथ गुजारा करता था। क्या कहा तुमने? सुनील, तुम्हारे घर में गिनकर पूरे 15 लोग हैं, ओढ़ने के लिए एक रजाई, वो भी इतनी कड़कड़ाती ठंड में। जानता हूँ सुमन, तुम्हें काफी हैरानी हो रही है, लेकिन तुम तो घर के हालातों से वाकिफ हो कि किस तरह इस ठंड में हम अपना गुजारा चला रहे हैं। यह तो तुम्हें पता ही है। अब जब तक ठंड नहीं खत्म हो जाती तुम्हें भी हम सबके साथ उस एक ही रजाई में गुजारा करना होगा। इतना कहकर सुनील दूसरे कमरे में जाता है और सभी लोगों के साथ उस एक ही रजाई को ओढ़कर सो जाता है। इतनी ठंड में मैं इस तरह यहाँ नहीं सो पाऊंगी। मुझे भी उन लोगों के साथ उस एक ही रजाई में सोना होगा। सुमन ठंड से ठिठुरती हुई दूसरे कमरे में जाती है और अपने पति के बगल में जाकर सो जाती है। ठंड से बचने के लिए सुमन बार बार रजाई अपनी तरफ खींच रही होती है, लेकिन सुमन को बस नाम की रजाई मिलती है। ए भगवान, ये किस घर में शादी हो गई मेरी? मैं भी गरीब परिवार से हूँ, लेकिन कम से कम मेरे पास मेरी खुद की रजाई तो थी। यहाँ तो पूरे 15 लोग सिर्फ एक रजाई में गुजारा कर रहे हैं। अरे थोड़ी सी मुझे भी दे दो रजाई। सुमन जब जब रजाई अपनी तरफ खींचती तब तब कभी सुमन की दादी सास रजाई अपनी तरफ लेती तो कभी नंद देवर पूरी रात सुमन की रजाई इधर उधर करने में ही गुजर जाती है। सुमन बहू, क्या हुआ तुझे? सुबह से छींक क्यों आ रही है? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? माँ जी, ये सर्दी मुझे रात भर ठंड में ठिठुरने की वजह से हुई है। बहू, फिर तूने रात को रजाई क्यों नहीं ओढ़ी? जानती है ना बाहर कितनी ठंड है। माँ जी, रजाई मिलेगी तभी तो ओढ़ पाऊंगी। कभी पैर खुलते हुए थे तो कभी हाथ। सारी रात ठंड से कपकपाने में ही गुजर गई। ये तो इतने सारे लोग हैं, फिर भी आप सब एक रजाई में गुजारा क्यों कर रहे हैं? क्या आप एक रजाई नहीं ला सकते? तेरे साथ साथ हम लोग भी इस एक रजाई में गुजारे में काफी परेशान हैं। ठंड का मौसम होने की वजह से सभी रजाई वालों ने रजाई बनाने के दाम दुगने कर दिए हैं। अब जिस घर में ही 4 आने आते हैं तो वो 50 पैसे की खाने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? तू खुद ही सोच। अपनी सास की बात को सुनकर सुमन के पास कोई जवाब नहीं होता और वो ठंड से ठिठुरती हुई घर के कामों में लग जाती है। कितनी सर्दी है, रात में बिना रजाई की ठिठुरते रहो और दिन में ठंडे पानी में बर्तन धोते हुए। जल्दी से बर्तन धो लेती हूँ। वैसे भी घर के सभी आदमी लोग बाहर जा रहे हैं और बाकी लोग भी घर के कामों में लगे हुए हैं। जल्दी से बर्तन धोकर थोड़ी देर रजाई में बैठ जाऊंगी। ठंड में पानी में बर्तन धोकर कांपते हुए सुमन जल्दी से घर में जाती है और रजाई ओढ़कर बैठ जाती है। तभी सुमन की जेठानी के 3 बच्चे भागते हुए आते हैं और सुमन से रजाई लेकर खुद रजाई ओढ़कर बैठ जाते हैं। अरे बच्चों, ये क्या? तुम तीनों ने तो मुझसे पूरी रजाई ले ली। चाची, हम अभी स्कूल से आए हैं, हमें बहुत ठंड लग रही है। तुम तीनों तो स्कूल से आए हो, लेकिन मैं ठंडे पानी में काम करके आई हूँ। जरा सी रजाई मुझे भी दे दो। सुमन, तुम तो बच्चों के साथ बिल्कुल बच्चों की तरह रजाई के लिए लड़ रही हो। मैंने कपड़े धो दिए, जाकर उसे सुखाने रख दो और हाँ, फिर आकर हम सबके लिए चाय भी बना देना।
बेचारी सुमन ठंड से ठिठुरती हुई जाकर फिर से ठंडे पानी में काम करने लगती है। न सुमन को दिन में रजाई का सहारा था और न ही रात में। अरे कोई मुझे तो थोड़ी रजाई दो, हाथ पैर मेरे ठंड से कांप रहे हैं। सुमन बहू, तू तो अभी जवान है, लेकिन अपने दादा ससुर और दादी सास को तो देख कितनी उम्र हो गई है हमारी, हमें ठीक से रजाई ओढ़ लेने दे। अरे हम सब भी तो ठंड से कांप रहे हैं और मैं तो थोड़ी देर पहले ही बाहर से आई हूँ, थोड़ी सी मुझे भी दो ना रजाई। सभी लोगों को यूं रजाई के लिए बहस करता देख बेचारी सुमन परेशान होने लगती है और आज भी सुमन को ओढ़ने के लिए जरा सी भी रजाई नहीं मिलती और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। चलो अच्छा हुआ ये सभी लोग बाहर चले गए, घर में कोई भी नहीं है और मेरी जेठानी के शैतान बच्चे भी अभी स्कूल गए हुए हैं। आराम से रजाई ओढ़कर थोड़ी झपकी ले लेती हूँ। घर में किसी के न होने का फायदा उठाकर सुमन रजाई ओढ़कर सोने ही जा रही होती है कि तभी सुमन के ससुर श्यामलाल आ जाते हैं। अरे बहू, जल्दी से खाना लगा दे, बड़ी जोरों की भूख लग रही है, और रजाई दे, बाहर तो कड़कड़ाती वाली सर्दी हो रही है। पिताजी, आप तो किसी काम से बाहर गए थे ना, तो इतनी जल्दी कैसे आ गए? अरे ठंडी इतनी हो रही है कि आधे रास्ते से वापस आना पड़ा। ओह, अब जल्दी से रजाई दे, मुझसे तो बिना रजाई के बोला भी नहीं जा रहा ठंड के मारे। रात में क्या ये लोग मुझसे कम रजाई छीनते हैं जो दिन में भी रजाई ओढ़ने नहीं दे रहे। मैं तो परेशान हो चुकी हूँ। घर में रखी इकलौती रजाई भी 15 लोगों के लिए काफी नहीं थी और बेचारी सुमन को तो रजाई का टुकड़ा भी ओढ़ने को नहीं मिलता था। जैसे जैसे दिन गुजरते हैं वैसे वैसे अब सर्दी भी बढ़ने लगती है। बिना रजाई ओढ़कर सोने की वजह से सुमन की तबीयत खराब होने लगती है, इसलिए ठंड से परेशान होकर सुमन घर में रखे हुए कुछ पुराने बोरों को ही ओढ़कर सोने लगती है, जिसे देख सुनील। अरे सुमन, तुमने बोरा क्यों ओढ़ रखा है? रजाई क्यों नहीं ओढ़ रही हो? हाँ, जैसे तो इस घर में 15 लोगों के लिए 15 रजाई है ना, जिसे मैं आराम से ओढ़कर सो सकती हूँ। कब से कह रही हूँ कि एक ही सही, लेकिन रजाई तो ले आओ। अरे सुमन, कितनी बार कहूँ, अगर पैसे होते तो मैं क्या रजाई नहीं लेकर आता? अपने 15 लोगों के परिवार को यूं ठंड में ठिठुरता देखकर मुझे खुशी मिलती है क्या? अगर इस घर में एक और रजाई नहीं आई ना, तो मैं सच में अपने मायके चली जाऊंगी। मैं इस ठंड को और बर्दाश्त नहीं कर सकती। रजाई लाने के लिए सुमन अपने पति सुनील से लड़ाई कर लेती है, लेकिन सुमन भी जानती थी कि इस लड़ाई का कोई फायदा नहीं था। बस बहुत हो गया, मैं भी देखती हूँ कि आज ये सब लोग मुझे रजाई नहीं ओढ़ने देते। सुमन रात को सोने के बाद अपनी तरफ रजाई खींचने लगती है। वहीं सुमन की नंद भी कोने पर सो रही होती है और रजाई न मिलने की वजह से वो भी रजाई अपनी तरफ खींचने लगती है, जिसके चलते कभी किसी के पैर पर से रजाई हट रही थी तो कभी किसी के मुंह पर से। पूरी रजाई हटने की वजह से वो रजाई काफी ज्यादा कमजोर हो चुकी थी, जिसके चलते लगातार खींचतानी की वजह से रजाई के 4 टुकड़े हो जाते हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया? एक ही तो रजाई थी, वो भी फट गई, अब हमारा क्या होगा? रजाई के फट जाने की वजह से अब सारे घर वाले रात भर ठंड से ठिठुरते हुए गुजारते हैं। नई रजाई ना सही, लेकिन हम पुरानी रजाई तो ले ही सकते हैं ना। पुरानी रजाई के लिए भी हमारे पास पैसे नहीं है, लेकिन तू कह रही है तो एक बार बाहर चलकर पता करते हैं। दोनों सास बहू जैसी पुरानी रजाई का पता करने के लिए घर से बाहर जाते हैं तो ठंड के मौसम में चल रही ठंडी ठंडी हवाएं उनके शरीर को चीरने लगती हैं। बाप रे बाप, यहाँ तो कितनी ज्यादा ठंड है। ऐसा लग रहा है कि 5 मिनट में हमारी कुल्फी जम जाएगी। ठंड से ठिठुरती हुई दोनों सास बहू रजाई की दुकान पर पहुंचती हैं। पुरानी रजाई के दाम भी 2 से 3 हजार से कम नहीं थे, जिसके चलते दोनों सास बहू उदास होकर घर लौट रही होती हैं कि तभी रुई ले लो, सिर्फ 20 रुपए किलो रुई ले लो, गद्दे बनवाइए, रजाई बनवाइए, रुई ले लीजिए, 20 रुपए किलो, 20 रुपए किलो। ये क्या माँ जी, सिर्फ 20 रुपए किलो रुई? हमारे पास ये जो 200-300 रुपए है, इससे हम ये रुई क्यों नहीं ले लेते? और घर में जो पुरानी रजाई की बची हुई रुई है उसे मिलाकर हम 2 नई रजाई बना सकते हैं। हाँ बहू तो सही कह रही है, चल जल्दी से रुई ले लेते हैं। दोनों सास बहू मिलकर रुई वाले से 5 से 6 किलो रुई ले लेती हैं और घर जाकर पुरानी फटी रजाई से रुई निकालकर 2 अलग अलग रजाई बनाती हैं, जिसे ओढ़ने पर उन्हें काफी गर्माहट महसूस होती है। ये रजाई तो पुरानी रजाई से भी ज्यादा गर्म है। अब कोई भी रात भर रजाई के लिए नहीं लड़ेगा, सबके पास रजाई होगी। हाँ माँ जी, और किसी को ठंड भी नहीं लगेगी। ये देखिए अभी भी कितनी रुई बची है, इससे हम 2 रजाई और बना सकते हैं। 15 लोगों के हिसाब से दोनों सास बहू मिलाकर टोटल 4 रजाई बनाती हैं, जिससे अब 4-5 सदस्य मिलकर ओढ़ते हैं और अब ना ही किसी में रजाई के लिए लड़ाई होती है और ना ही कोई ठंड से कांपता है और आखिरकार सुमन भी रजाई में सो पाती है।
हे भगवान, लग रहा है जैसे रेगिस्तान में आंधी तूफान आने वाला है। अनामिका, जाओ जल्दी से अपनी भाभियों से कह दो कि सारे काम छोड़कर घर के अंदर चली जाएं। ठीक है माँ, मैं जाती हूँ। अनामिका रेगिस्तान के बीचों बीच अपने घर के बाहर रस्सी पर सुखाए हुए कपड़ों को उतार कर घर के अंदर ले आती है। वहीं घर के पीछे उसकी 5 भाभियां पानी की तलाश के लिए खुदाई कर रही होती हैं। भाभी, आप सभी घर के अंदर चलो, यहाँ बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। तूफान? हे भगवान, चलो सब यहाँ से। 5 बहू रेगिस्तान की मिट्टी के बने घर के अंदर आ जाती है। तभी बहुत जोर से आंधी तूफान चलता है और घर की छप्पर हिलने लगती है। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? इस तरह हम अपना जीवन कैसे बिता सकते हैं? रेगिस्तान के इस घर में रहकर हम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ गए हैं। काश कि हमने घर ना बेचा होता। पता नहीं इन परेशानियों में हम लोग कैसे फंस गए हैं। ऐसी जिंदगी की हमने कल्पना भी नहीं की थी। अब जो भी है, यही हमारी जिंदगी और यही हमारा परिवार है और इन्हें संभालना हमारी जिम्मेदारी है। तूफान से मिट्टी का घर और छप्पर जोर जोर से हिलने लगता है। तभी रचना जोर से चिल्लाती है, बचाओ बचाओ, यहाँ तो सांप आ गया। रेगिस्तान के जहरीले सांप को देखकर घर के सभी लोग डर जाते हैं। बहुत हिम्मत के बाद कैलाश सांप को भगाता है, जिसके बाद सबकी जान में जान आती है। हालत तो हर किसी के बुरे होते हैं, लेकिन इतने बुरे शायद आपने पहली बार देखे होंगे। कहानी भी आपको अभी थोड़ी उलझी हुई लग रही होगी, लेकिन जानने की उत्सुकता बहुत होगी। तो चलिए कहानी को समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। ये वाओ, ये मजा आ रहा है और तेज। हमारी फरारी के आगे कोई कुछ नहीं कर सकता। देखो देखो, सभी हमारी फरारी को देखकर कैसे दूर भाग रहे हैं। ये वाओ, अमेजिंग। ये थी रेगिस्तान के सबसे अमीर पिता की बिगड़ी औलाद, जिन्हें अपनी मौज मस्ती के आगे गरीब लोगों के हालात आज तक दिखाई नहीं दिए। इसी के चलते इन्होंने अपनी फरारी के साथ कई लोगों का भारी नुकसान किया। अरे हमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। आपकी बेटियों ने हमारा भारी नुकसान किया है, हमें इंसाफ चाहिए। अरे हम गरीबों को क्या समझा है इन अमीर बेटियों ने? इस शोर की आवाज महावीर को अपने घर के अंदर सुनाई देती है। महावीर घर के बाहर आता है और सभी लोगों से कहता है, आप सभी यहाँ क्या कर रहे हो? क्या करे मालिक, आपकी बेटियों के चलते हमें यहाँ आना पड़ा। अरे इतना नुकसान कर दिया आपकी बेटियों ने कि कोई हद ही नहीं है। हे भगवान, शायद फिर से इन 5 ने कुछ तो बड़ा कांड किया है। महावीर परेशान भरी आवाज में गांव वालों से कहता है, इस भीड़ से ही समझ आ रहा है कि इस बार मेरी बेटियों ने कुछ बहुत बड़ा किया है। मैंने उन्हें बहुत बार समझाने की कोशिश की, लेकिन नाकामयाब रहा। इसलिए आप एक एक करके आइए और अपना पूरा नुकसान बता दीजिए। मैं सबकी भरपाई करने के लिए तैयार हूँ। अरे भाई साहब, कब तक भरपाई करते रहोगे? आपकी बेटी कभी नहीं सुधरने वाली। अरे इस बार भरपाई कर दोगे, अगली बार इससे ज्यादा नुकसान करके आएगी। अरे उम्र हो गई है बेटियों की, अब तो शादी करके इन्हें ससुराल भेज दिया जाए, वही सही होगा। ये सुनकर सभी एक साथ कहते हैं, हाँ हाँ यही सही है, हाँ हाँ यही सही है। महावीर के पास अब कहने के लिए कुछ नहीं था। वो पहले तो सबकी भरपाई करता है और उसके बाद शादी वाली बात पर विचार करता है। हर बार मैं अपनी बेटियों को सजा देता हूँ, इस बार मुझे इन 5 को सबक सिखाना है। महावीर को सोचकर अपनी 5 बेटियों को बुलाता है। वैसे तो हर बार मैंने तुम्हारी गलतियों को माफ किया है, लेकिन इस बार गलती माफी के लायक नहीं है। इसलिए मैंने एक फैसला किया है कि अब मैं तुम 5 की शादी करवाऊंगा। पिताजी, ऐसा मत कीजिए, हमें अभी शादी नहीं करनी। यही मेरा आखिरी फैसला है। जो भी शादी के फैसले से पीछे हटेगा उसे मैं अपनी संपत्ति से बेदखल कर दूंगा और उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। इस तरह महावीर 5 लड़के ढूंढता है और उनसे अपनी बेटी का रिश्ता करके अपनी 5 बेटियों की शादी जल्द से जल्द कर देता है। विदाई होकर अपने मायके से अब 5 बहनें ससुराल में कदम रखती हैं। ये कैसा घटिया मजाक है? हम इतने गरीब ससुराल में रहेंगे? क्या यही हमारा ससुराल है? पिताजी से मुझे ये उम्मीद तो नहीं थी। सजा की जगह सीधा मौत दे दी उन्होंने हम 5 को। अब गरीब ससुराल में आने के बाद 5 बहन कोई काम नहीं करती, लेकिन गरीब ससुराल वाले बहुत मेहनती थे। 5 बेटे अपना खुद का काम करके घर चलाया करते थे। कोई टूरिस्ट को ऊंट की सवारी करवाता, कोई ऊंट का दूध निकालकर दही और मलाई बनाकर बेचता, तो कोई कुएं से पानी भरकर लोगों के घर में पानी सप्लाई का काम करता, जिससे वो रोजमर्रा का खर्चा निकाल पाते।
बहू, तुम पांचों ने कुछ खाया नहीं है। मैंने दाल चावल बनाए हैं, परोस कर ला दूं? इस घर के दाल चावल भी ऐसे नहीं बनते होंगे जैसे हमारे घर के नौकरों के घर में बनते हैं। हमें नहीं खाना तुम्हारा ये खाना। तभी बीमार कैलाश पानी मांगता है। अरे पानी, पानी, कोई मुझे पानी पिला दो। जाओ अनामिका, पिताजी को पानी दो। ठीक है माँ, पानी तो खत्म हो गया है, पानी लेकर आना होगा। अनामिका ऐसे कहकर मटका लेकर पानी भरने के लिए निकल पड़ती है। पांचों बहुओं के पास पानी होने पर भी वो अपने ससुर को नहीं देती। अगर हमने पानी दे दिया तो हमें पानी कहाँ से मिलेगा? मरने दो बुढ़े को प्यास से, क्या ही फर्क पड़ता है। 5 बहनें बहुत घमंडी और सेल्फिश थीं, लेकिन तभी उनके पास एक बिच्छू आया और वो पांचों डर गईं। वो चिल्लाने लगी। इतने में शोभा ने बिच्छू को उठाकर फेंक दिया, लेकिन बिच्छू ने उसके हाथ पर काट लिया। आई, हे माँ। ये देखकर पांचों बहनों को अफसोस होने लगा। हमने तो इनकी सहायता नहीं की, लेकिन इनकी इंसानियत देखो। अपनी जान की परवाह किए बिना इन्होंने हमारी जान बिच्छू से बचा ली। रचना की ये बात सुनकर गुंजन के पास जो पानी होता है वो अपने ससुर को पिला देती है। परेशान मत हो ना, मेरे पास बिच्छू के काटने की दवाई है, उसे लगा लूंगी तो ठीक हो जाएगा। ऐसा कहकर शोभा दवाई लगा देती है। इस घटना के बाद पांचों बहनों का ध्यान उनके ससुराल वालों के ऊपर पड़ता है। वो देखती है कि गरीब होने के बाद भी ससुराल वाले उनका अच्छे से ख्याल रखते हैं और खुद भूखे सोते हैं। हम लोगों ने इन्हें क्या कुछ नहीं कहा, लेकिन देखा जाए तो ये बेचारे कितनी मेहनत करते हैं। गरीबी में जीना कोई आसान बात तो नहीं होती। हाँ दीदी, आपने बिल्कुल सही कहा, हमें भी इनकी मदद करवानी चाहिए। एक दिन घर में पानी नहीं होता। अनामिका भी किसी काम से बाहर होती है। शोभा कैलाश के देखरेख में लगी होती है। 5 बहू सिर पर मटके उठाकर पानी भरने के लिए निकल पड़ती हैं। जब वो पानी भरने जाती हैं तो उन्हें पता चलता है कि बेचारी नंद को कितनी दूर तक का रास्ता तय करके जाना पड़ता था। अभी तो कुआं आया भी नहीं है और हम लोग थक गए। हमारे पति, हमारी सास और नंद सब सारे दिन मेहनत करते हैं। उनके पानी के लिए हम थोड़ी सी तो मेहनत कर ही सकते हैं। इस तरह पांचों को बहुत दूर चलने के बाद कुआं मिलता है। पानी लेकर वो वापस आ जाते हैं। अरे यकीन नहीं होता, अमीर पिता की बेटियां इतनी दूर का सफर तय करके पानी लेकर आई हैं। कभी कभी बुद्धि आती है, लेकिन देरी से। हमें माफ करना, हम सभी को अपनी गलतियों का एहसास है। इस तरह सभी के माफी मांगने पर ससुराल वाले उन्हें माफ कर देते हैं और अब वो सभी प्यार प्रेम से रहने लगते हैं। लेकिन सुना तो होगा ही कि मुश्किलें कभी आसानी से नहीं जाती। कुछ इसी तरह रेगिस्तान की सरकार द्वारा बाजार से छोटे मोटे दुकानदारों को हटा दिया जाता है और ऊंट की सवारी बंद कर दी जाती है, जिससे पांचों बेटे घर बैठ जाते हैं और घर पे पहले से ज्यादा तंगी शुरू हो जाती है। अब हम लोग क्या करें, कहाँ जाएं? घर में कुछ नहीं है और हम घर में ही पड़े। काम नहीं मिल रहा कहीं भी। ऐसे में सबका गुजारा कैसे होगा? परिवार बड़ा है। पांचों भाई बहुत परेशान और दुखी थे। किसी के सलाह के चलते कमाने के लिए वो शहर जाने का फैसला करते हैं, लेकिन उनके जाने के बाद घर की दुर्दशा और ज्यादा खराब हो जाती है। खाने के लिए एक फूटी कौड़ी नहीं, जिसके चलते सास ससुर घर बेच देते हैं। जो पैसे उन्हें मिलते हैं वो उन्हें कितने दिन ही खा पाते। एक समय पर आकर वो सभी पैसे भी खत्म हो जाते हैं। हमारे पास कुछ नहीं बचा, अब कहाँ जाएंगे हम? यहाँ तो जो घर था हमने बेच दिया, लेकिन हम रेगिस्तान की मिट्टी पर अपना घर बना सकते हैं। तनीषा की बात मानकर पूरा परिवार रेगिस्तान की मिट्टी पर आकर घर बनाने की कोशिश करता है, लेकिन उनके पास पानी नहीं होता। जब से मेरे बेटे शहर गए हैं, हमारे ऊपर मुसीबतें खत्म नहीं हो रही। आखिर कब तक ये सब और सहन करना पड़ेगा? कभी ठंड तो कभी गर्मी। दिन में गर्मी में रहना पड़ता है और रात में ठंड के मारे नींद नहीं आती। बहुत बुरे फंस गए हम लोग। हे भगवान, हम कब आएंगे मेरे पांचों बेटे? हम सभी को उनका बहुत इंतजार है। पांचों बहू अमीर खानदान में होने के बावजूद भी गरीबी बर्दाश्त करती हैं। उनकी असल जिंदगी की हकीकत से अब जाकर सामना होता है। आखिर में उनके पिता उनसे मिलने आते हैं। क्या तुम पांचों ठीक हो? अपने पिता को देखकर पांचों बेटियों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। पिताजी, आपने सही कहा था कि अमीर होने के बाद हमें इतना घमंड नहीं करना चाहिए कि हम अपने आगे किसी को कुछ भी ना समझें। अब समझ आ गई है तो चलो, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। नहीं पिताजी, अब तो यही हमारा परिवार है। हम यहाँ सबके साथ खुश हैं।
महावीर ये सुनकर मुस्कुरा के वहां से चला जाता है। कुछ समय बाद 5 बेटे अपने माता पिता, बहन और पत्नियों को ढूंढते हुए उनके पास आ जाते हैं। अब उनके पास शहर से कमाया हुआ पैसा था, जिसके चलते वो अपनी दुकान और घर दोबारा खरीदते हैं। परिवार के साथ खुशी से रहने लगते हैं।